तो बीच में स्टॉप हो गया था वीडियो, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या देख रहे थे, क्यूरी के नियम से क्या होता है। क्यूरी का नियम पढ़ा है आप लोगों ने कभी 11th-12th में? कल भी मैंने बताया था चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई। ये सिंबल किसका होता है? काई का। काई प्रोपोर्शनल टू होता है 1/t के। चुंबकीय प्रवृत्ति काई किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तापमान के। और यहाँ अगर हम एक समानुपातिक नियतांक लगाएं तो C/T हम लिख सकते हैं इसको, जहाँ C को हम क्या बोलते हैं? C हमारा क्यूरी नियतांक होता है। C बराबर क्या होता है? क्यूरी नियतांक होता है। इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 5। C आप चाहे तो लिख लो क्यूरी नियतांक। क्लियर है इतना? नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये तो होता है काई का मान इस क्यूरी के नियम से। परिभाषा से इस काई का मान क्या होता है? इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं ये चुंबकीय जो भी आपके पास टर्म्स आ रही है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, चाहे चुंबकीय सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य है, ये सब नहीं, क्योंकि देखो यहाँ कितने सारे टर्म्स आ रही है क्यूरी नियम। अब अगर मैं एक एक चीज यहाँ हम बताएंगे तो फिर तो पूरा का पूरा टाइम इसी में चला जाएगा ना हमारा। इसलिए तो ये सब कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है। जैसे चुंबकीय प्रवृत्ति आपको पहले का नहीं पता, ज्यादा कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रखो क्यूरी का नियम क्या है, काई के लिए दिया जाता है। काई क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। आप अभी इतना ध्यान रखो तो भी सफिशिएंट है, आप ज्यादा डीप में मत जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो परिभाषा से इस काई का मान क्या होता है? काई बराबर होता है I/H के। काई बराबर क्या होता है? I/H। आई हमारी चुंबकन तीव्रता होती है, आगे लिखा है, और H भी हमारा क्या होता है? H हमारा चुंबकीय सामर्थ्य या ऐसा कुछ होता है। एक तो ध्रुव सामर्थ्य और एक चुंबकीय सामर्थ्य होता है। तो I/H के बराबर, ठीक है। अब अगर इसे म्यू नॉट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, म्यू नॉट I/म्यू नॉट H, ऊपर नीचे म्यू नॉट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू नॉट तो जानते हो ना आप, माध्यम की चुंबकनशीलता या निर्वात की चुंबकनशीलता पढ़ा होगा ना। जैसे एक तो हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन आर पढ़ते हैं। ये तो क्या होती है? विद्युतशीलता होती है। और ऐसे म्यू नॉट क्या होता है? म्यू होता है, म्यू नॉट होता है, म्यू आर होता है। ये क्या होती है? चुंबकनशीलता होती है, ठीक है ना। तो अगर हम म्यू नॉट से इसको ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इजीली, ठीक है। तो यहाँ से जो म्यू नॉट एच होता है ये किसके बराबर होता है? बी के बराबर। तो हमें क्या मान मिल जाएगा? म्यू नॉट I/B। समीकरण नंबर 6 नाम दे दो। काई का मान, ठीक है ना। अब ये बराबर होता ही है, चूंकि यहाँ चाहे लिख लेना, चूंकि म्यू नॉट एच बराबर होता है बी के, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर। अब ये सारे मान वहां से प्रूफ होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आप ठीक है एक एक के डिटेल में मत जाओ, कोई बात नहीं, आप बस इतना सा ध्यान रख लो। तो म्यू नॉट I/B मान मिल गया। अब काई के 2 मान मिल गए, तो समीकरण 5 में 6 से और इस पूरी प्रक्रम में काई का चुंबकन प्रवृत्ति का क्या रोल है समझ में आ गया। कल ही हमने डिस्कस किया था ना, क्या कि वो जो हमारे पास कांच की बोतल थी उसके ऊपर हमने बताया था कि उस पर 3-4 कुंडलियां लपेटी होती हैं। वो कुंडलियां क्या करती है? इस चुंबकन प्रवृत्ति काई के मान का ही मापन करती है। और काई क्योंकि तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो काई के क्या मेजरमेंट आ रहा है उससे पता लगाते हैं कि तापमान हमारा कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। कि काई का मान बढ़ रहा है इसका मतलब तापमान कम हो रहा है, काई का मान कम हो रहा है इसका मतलब तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो समीकरण 5 और 6 से हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट I
बटे बी बराबर हो जाएगा सी बटे टी के। तो यहाँ से आई का मान हम निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा सी इंटू बी बटे म्यू नॉट इंटू टी। समीकरण नंबर 7 सी इंटू बी बटे म्यू नॉट इंटू टी। नोट कर लो इतना। ठीक है, अब हम क्या करें, इस आई का टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। हम ये मान क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हम डेल्टा ई बटे डेल्टा टी निकालना चाहते हैं। क्यों, उसे हम डालेंगे हमारे समीकरण नंबर 4 में। समीकरण नंबर 4 एक बार देखो क्या है, उसमें डेल्टा ई बटे डेल्टा टी आ रहा है ना, इसलिए पहले हमें आई निकालना था, तो हमने आई का मान निकाला। अब हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 7 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। बी को कांस्टेंट मान लो, तो नियत बी पर क्या मान हो जाएगा, यहाँ पे देखो बी को तो कांस्टेंट मान लिया, सी क्यूरी नियतांक पहले से कांस्टेंट है, और ये निर्वात की चुंबकनशीलता ये भी कांस्टेंट है। तो आपके पास ये बी सी बटे म्यू नॉट, ये तो एज इट इज आ गया। 1/t का कितना हो जाएगा, माइनस का 1/t²। डेल्टा ई बटे डेल्टा टी का मान आ गया। अब ये मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 का मान हमारे पास क्या आया था, देखो आप लोग, समीकरण 4 हमारे पास क्या आई हुई है, डेल्टा टी बटे डेल्टा बी जब एस कांस्टेंट था, ठीक है, बराबर में कितना है, माइनस टी बटे डी सी बी और डेल्टा आई बटे डेल्टा टी जब बी नियत हो, इसलिए हमने यहाँ भी बी नियत माना, ठीक है ना, ताकि हमारे पास ये मान क्या है, पूरा का पूरा एज इट इज आ जाए। ठीक है, अब यहाँ हम ये मान रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, माइनस टी बटे डी सी बी इंटू में माइनस का बी सी बटे में म्यू नॉट t²। आ गया मान, टी से टी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, बी सी बटे में डी सी बी म्यू नॉट इंटू में टी, डेल्टा टी बटे डेल्टा बी का मान एस नियत पर नोट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, किसको, सी म्यू नॉट और डी को, ठीक है ना, या फिर हाँ सी म्यू नॉट डी को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कांस्टेंट कोई ए के बराबर हमने मान लिया, ठीक है, ए बी बटे में म्यू नॉट और डी को हमने कांस्टेंट मान लिया, क्या बच गया, सी बी इंटू टी। यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी बटे में डी इंटू में म्यू नॉट। देखो ये सारे कांस्टेंट ही है, सी हमारा क्यूरी नियतांक है, कांस्टेंट है, डी हमने डेंसिटी बताई थी वो कांस्टेंट ही है, और म्यू नॉट भी कितनी है, निर्वात की चुंबकनशीलता कांस्टेंट, जबकि हमारा बी है चुंबकीय क्षेत्र है, सी भी क्या है हमारी ये क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता है, ठीक है ना, जब बी नियत हो, और ताप है, तो इन तीनों में परिवर्तन तो हो ही रहा है, इसलिए इनको हम कांस्टेंट नहीं मान सकते,
तो हमने इन तीनों को मान लिया कांस्टेंट a के बराबर। कर लिया। अब आगे बस हमें क्या सॉल्व करना है इसे। देखो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लें। क्या मिल रहा है हमें, डेल्टा टी बटे डेल्टा बी एस नियत पर ए बी बटे में सी बी इंटू टी के बराबर। ठीक है, टी को हम यहाँ लेकर के जाए और डेल्टा बी को यहाँ ले जाए तो क्या मान मिल जाएगा, टी इंटू डेल्टा टी बराबर में क्या मिल जाएगा, ए बटे में सी बी, ये तो एज इट इज है ही, बी इंटू में डेल्टा बी। ठीक है, टी को तो हम यहाँ ले गए, डेल्टा टी के साथ में हो गया, और डेल्टा बी को यहाँ ले गए तो ए बटे सी बी बाहर लिख लिया और बी इंटू डेल्टा बी हो गया। ठीक है, अब आप देखो इस पूरी प्रक्रिया में जो अनुचुंबकीय हमने लवण लिया था उसका ताप कितना था, तो प्रारंभ में हम लें अनुचुंबकीय लवण का प्रारंभिक ताप हमने कितना मान लिया, कुछ भी T1 ताप था शुरू में जब बढ़ा था, और बिल्कुल लास्ट में हम क्या कह रहे हैं, शीतलन हो रहा है, मतलब ताप क्या हो जाएगा इसका, कम होगा, तो अंतिम ताप T2। ठीक है ना, प्रसार के बाद लिख लो चाहे, या शीतलन के बाद, सॉरी शीतलन के बाद। ठीक है, ये तो ताप की बात हो गई लवण की। प्रारंभिक ताप जो ज्यादा था T1 ले लिया, और T2 क्या होगा, बाद में शीतलन हो रहा है उससे कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज हम बात करें, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या देखा कि शुरुआत में तो हमने क्या चुंबकीय क्षेत्र लगाया था और उस पदार्थ को अनुचुंबकित बनाया था। ठीक है ना, बाद में हमने वो चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया, तभी तो हमने पदार्थ को विचुंबकित किया था, चुंबकीय क्षेत्र हमने अचानक से हटा दिया था, तभी पदार्थ विचुंबकित होने लग गया था, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभ में तो कितना था, बी मान ले, बी चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया था, और अंतिम चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, अंत में हमने हटा दिया मतलब 0 हो गया। ठीक है ना, तो ये हम टी की और बी की हमें लिमिट मिल गई एक तरीके से, कि प्रारंभ में लवण का ताप T1 था, अंतिम ताप हमने T2 मान लिया, जो हमें शीतलन के बाद जो कम ताप मिल रहा है वो। और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभ में कितना था, बी था, हमने लगाया था, बाद में तो हमने हटा दिया तो 0 हो गया। ठीक है ना, 0 कहाँ से आ गया, समझ में आ गया ना, विचुंबकित कर दिया था हमने। तो अब इसमें आप लिमिट लगा दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, टी डेल्टा टी T1 से T2 बराबर इधर ए बटे सी बी बी इंटू डेल्टा बी, कहाँ से, बी से लेकर के 0 तक। क्लियर है, नोट कर लो इतना। यहाँ पे ध्यान नहीं रहे तो चाहे आप लिख लेना, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर। ठीक है, इसको आप कर दो समाकलन, क्या मिल जाएगा, टी डेल्टा टी टी स्क्वायर हो गया, लिमिट कहाँ से, T1 से T2 तक,
बराबर ए बटे सी बी बाहर आ गया एज इट इज। बी डेल्टा बी का भी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी से 0 तक लिमिट लगा दो तो ये क्या बन गया, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बराबर में ए बटे सी बी। पहले तो कितना होगा 0 माइनस बी स्क्वायर, पहले 0 माइनस बी स्क्वायर तो बराबर ये कितना मिल गया, माइनस ए बी स्क्वायर बटे सी बी, ए बी स्क्वायर बटे सी बी। हमें किसका मान निकालना है, हम T2 मान निकालना चाहते हैं कि शीतलन के बाद उस गैस का टेम्परेचर क्या हो गया, ठीक है ना, उसका ताप कितना कम हुआ है। तो T2 गैस हमें, T1 तो हमें पता ही है, T1 तो हमारा प्रारंभिक ताप था, तो T2 स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, T1 को उधर लेकर के जाए हम तो T1 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे सी बी, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व कर लो, हो गया। बस T2 का मान यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा, T1 यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, दोनों में से T1 स्क्वायर कॉमन कर लिया तो यहाँ तो बच गया 1 माइनस ए बटे सी बी, बी में T1 स्क्वायर हमने कॉमन किया तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी बटे T1 इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एज इट इज, और T1 स्क्वायर कॉमन करना था तो T1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से T2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, T2 बराबर, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, अंडर रूट ले लें स्क्वायर हटाने के लिए, तो T2 बराबर हो जाएगा T1 स्क्वायर 1 माइनस ए बटे सी बी, बी बटे T1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी, 1/2, अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, लिख लेना दोनों तरफ, समझ ही जाओगे अंडर रूट लेने पर, है ना, या वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ लिख लेना, ठीक है ना। T1 स्क्वायर का कितना हो गया T1, T2 स्क्वायर का T2, और इस पूरे की पावर 1/2, ये हमारे पास मान आ गया T2 का। शीतलन के पश्चात अंतिम ताप, शीतलन के पश्चात अंतिम ताप, नोट कर लो। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि T2 का मान हमारे पास जितना कम आएगा, शीतलन एक तरीके से क्या होगा हमारा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। T2 का मान, T2 तो क्या है, अंतिम ताप है, शीतलन के बाद जो मान आया हुआ है, तो T1 का ताप जितना ज्यादा कम होगा, ठीक है, हम क्या चाहेंगे कि शीतलन उतना ही ज्यादा हो, और उसके लिए इसके मान को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, B के मान को अधिक लें और T1 के मान को हम कम कर दें। B का मान अगर अधिक हो और T1 का मान हम जितना कम कर देंगे तो ये T2 का मान हमारे पास उतना ही कम आ जाएगा, मतलब उतना ज्यादा शीतलन हुआ होगा। क्लियर है, ये चाहो तो आप क्लास में लिख भी लो कि हम T2 ब्रैकेट में लिख लेना, अंतिम ताप कम चाहते हैं जिससे शीतलन अधिक हो, जिससे शीतलन अधिक हो, अतः B का मान अधिक, B का मान अधिक व T1 का मान कम करके, T1 का मान कम करके शीतलन अधिकतम किया जा सकता है, शीतलन अधिकतम किया जा सकता है। क्लियर है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा शीतलन, जिसमें आपके पास T2 का मान आ गया ये, कि शीतलन के बाद जो ताप आया वो इतना, या आपको पता भी करना हो कि शीतलन के बाद गैस का ताप कितना है, T2 बराबर इसके बराबर, ठीक है। यहाँ पे A आपका कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको इनके मान दिए हुए आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना, इनके मान दिए आएंगे, B T1 सब मान होंगे, बस आपसे T2 फॉर्मूले में डाला और सॉल्व करके निकाला, इतना करना होगा, ठीक है ना। वो भी मैं आपको करवा दूंगी क्योंकि आपके 1-2 न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं इस पर। एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड अब ग्राफ देखो कि ग्राफ कैसा आएगा।
हम किस में देखेंगे कि ताप और ताप के साथ में एंट्रोपी में ग्राफ देखेंगे कि हमने टोटल ताप को पहले बढ़ाया फिर कम किया हमने, तो यहाँ पे एंट्रोपी भी तो गैस की कम ज़्यादा होगी ना, तो इन दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है उस पर। तो देखो ठीक है, इधर हमने ले ली एंट्रोपी एस, इधर हम ले रहे हैं टेम्परेचर ताप टी। क्लियर है, एंट्रोपी और ताप में। तो यहाँ आपको दो कर्व मिलेंगे, कुछ इस प्रकार के। आपको कैसे दो यहाँ से ग्राफ मिले, इनको आप एक हमें यहाँ से मिलता है और एक ये यहाँ से इस बिंदु से। ठीक है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर दो अलग अलग एंट्रोपी का मान। ठीक है ना, तो ये T1 T2 इनके सापेक्ष एंट्रोपी S1 S2 बना लो इसे। इनको आप अलग अलग नाम दे सकते हो, A B, ठीक है ना, ये B बिंदु जहाँ तक हमारा ग्राफ जा रहा है, और ऐसे ये C बिंदु जहाँ से हमारा ये T2 ताप के लिए जो मान है ये। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि इस ताप में परिवर्तन के साथ साथ आपके एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हुआ। क्लियर है, आप ये देख सकते हो कि शुरुआत में आपने क्या लिया था, T1 टेम्परेचर का मान ज्यादा था, तो हमने ये देखो टेम्परेचर का मान ज्यादा बता रखा है, ये मूल बिंदु हो गया, T1 का मान ज्यादा है, तो जब ज्यादा टेम्परेचर था तब अव्यवस्था भी ज्यादा रही होगी, तो इसके सापेक्ष एंट्रोपी S1 का मान भी ज्यादा है। क्लियर इतनी चीज। दूसरी, हमने क्या किया, यहाँ शीतलन कर रहे हैं तो हमने T2 टेम्परेचर का मान कम कर दिया, तो जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो कण भी थोड़े अपनी अपनी जगह स्थिर हो गए और हम उनमें जो अव्यवस्था थी वो कम हो गई, तो S2 का मान भी क्या हो गया, इनके सापेक्ष कम हो गया। क्लियर है, समझ में आया। ये जो बीच में हमें लाइन शो हो रही है BC वाली लाइन, ये हमें क्या प्रदर्शित कर रही है कि जब पहले आपने क्या किया, पहले जब आपका T1 टेम्परेचर था तब पदार्थ कैसा था, चुंबकित था, आपने उस पर चुंबकन क्षेत्र लगा रखा था, ठीक है, उस अवस्था में था ये। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करने की तरफ गए, हमने क्या किया, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया, तो B बराबर 0 कर दिया। उस कंडीशन में जो हमें ये ताप मिला वो क्या मिला, ये कम। तो ये C किस बिंदु के लिए ताप दिखा रहा है, जब हमने उसको विचुंबकन कर दिया, जब चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने उस पे से हटा दिया। क्लियर है, तो ये ग्राफ बना लो आप लोग, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ भी लेते हैं। और ये ग्राफ बना के इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देती हूँ मैं, ग्राफ क्या है, लिखो। उपयुक्त आलेख में OA व OB, OA और OB, ये जो दो हमें वक्र मिले हैं, OA व OB एंट्रोपी S की ताप T पर क्रमशः निर्भरता प्रदर्शित करते हैं, क्रमशः निर्भरता प्रदर्शित करते हैं, क्रमशः निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। जब चुंबकन क्षेत्र शून्य है, जब चुंबकन क्षेत्र शून्य है, तो ये आपको OA तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, जब आपका चुंबकन क्षेत्र शून्य हो गया, ये पॉइंट, ठीक है ना, चुंबकन क्षेत्र शून्य है, तथा जब चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा चुंबकित है, जब यह चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा चुंबकित है, चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा चुंबकित है। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो। मान लीजिए बिंदु B पर
बिंदु ए प्रति चुंबकीय पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था निरूपित करता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था निरूपित करता है। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा ताप T1 पर समतापीय रूप से इसे चुंबकित किया जाता है, तो एंट्रोपी S1 से S2 तक कम होती है। वह बिंदु B द्वारा निरूपित अवस्था प्राप्त होती है। क्लियर है? ये OA किसको प्रदर्शित कर रहा है? प्रारंभिक अवस्था, जब ताप T1 आपका बहुत ज्यादा था और उस टाइम आपने क्या था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा था। ठीक है, वो अवस्था थी। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, पदार्थ को हमने चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया, ठीक है, और ताप उसका कम कर दिया। तो जैसे जैसे हम ताप कम करते गए तो एंट्रोपी भी S1 से S2 तक कम होती गई और हमें कौन सी, ये पॉइंट जो है, हमें पॉइंट B मिल जाता है, पॉइंट B या C, कि जब हमने जो चुंबकीय क्षेत्र था वो पदार्थ पर से हटा लिया। क्लियर है? फुल स्टॉप लिखो। इस अवस्था में रुद्धोष्म विचुंबकन करने पर अवस्था C प्राप्त होगी। वह लवण का ताप घटकर T2 हो जाएगा। तो ये वो अवस्था थी जब हमने क्या किया, C पॉइंट मैंने पहले भी बताया कौन सा पॉइंट है, जब हमने पदार्थ को विचुंबकित कर दिया तो इस पर ताप भी हमारा घट करके T2 हो गया। क्लियर है? तो ये आपका रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा शीतलन का टॉपिक हुआ कंप्लीट। इससे आपके रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट वो नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कोई टॉपिक इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। ओके।